Assalamualaikum students, welcome to the biology class. I hope you all will be fine and enjoying the weather as weather outside is very nice today. Okay, so let's come to the topic. अच्छा, हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के हवाले से. ठीक है, हमने इसको डिस्कस किया, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने नेफ्रॉन की टाइप्स को देखा. अब आज हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन के हवाले से. ठीक है, नेफ्रॉन क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करता है. अच्छा, क्योंकि हम किडनीज़ बेसिकली पढ़ रहे हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का या किडनीज़ का बेसिक फंक्शन क्या होता है? ब्लड को फिल्टर करना, उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना और उस वेस्ट प्रोडक्ट को इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना जो कि बॉडी से ईजिली रिलीज़ हो सके, यानी यूरिन प्रोड्यूस करना. तो दैट मीन्स कि जो किडनी का फंक्शन है वही नेफ्रॉन का भी फंक्शन है. यानी कि नेफ्रॉन का क्या फंक्शन है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, removal of waste products and production of urine. So ultimate function of nephron is urine formation or the production of urine. So let's see what are different steps of urine formation. किन किन steps से urine formation होती है, कैसे nephron के अंदर urine produce होती है. So there are three basic steps of urine formation. First one is called ultrafiltration, then we have selective reabsorption and the third is tubular secretion. Let's see one by one कि ये processes कैसे हो रहे होते हैं और ये क्या होते हैं, कहाँ पे हो रहे होते हैं. Okay, so starting with the ultrafiltration. ultrafiltration जो है किसे कहा जाता है? हाई प्रेशर के अंदर जो फिल्ट्रेशन होती है नेफ्रॉन में, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तो इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, दैट इज़ कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अब सवाल ये पैदा होता है कि नेफ्रॉन के अंदर इतना प्रेशर कैसे डेवलप होता है कि उस प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन हो जाती है ब्लड की. लेट्स सी. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म हाउ नेफ्रॉन फिल्टर्स द ब्लड, जो कि रेनल आर्टरी के थ्रू किडनी में आता है एंड देन वो नेफ्रॉन के अंदर जा रहा होता है, उसको नेफ्रॉन कैसे प्रेशर बिल्डअप करके फ़िल्टर करता है. लेट्स सी. अब होता ये है कि ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का स्टेप है, ठीक है, ये कहाँ पे होता है? ये होता है नेफ्रॉन के रनल कॉर्पसल के अंदर. ठीक है, डू यू रिमेंबर रनल कॉर्पसल? हमने पढ़ा था कि ये पहला पार्ट होता है नेफ्रॉन का, कॉर्पस्कुलर पोर्शन है, जिसमें क्या मौजूद होता है? टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं. और इन कैपिलरीज के नेटवर्क के गिर्द क्या मौजूद है? एक कप शेप स्ट्रक्चर है विच इज़ कॉल्ड एज बोमेन कैप्सूल. ठीक है, अब इस कैपिलरी नेटवर्क के अंदर यानी ग्लोमेरुलस के अंदर हमने पढ़ा था कि एक आर्टरी इंटर करती है जो कि ब्लड को लेकर आती है, दैट इज़ कॉल्ड, एक आर्टरी की जो ब्रांच है आर्ट्रियोल यानी कि इंटर करता है, इसको हम एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं. और एक आर्ट्रियोल इसको लीव करता है जो कि फिल्टर्ड ब्लड को लेकर जाती है, इसको हम क्या कहते हैं? ईफेरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं. ठीक है, तो अब इसी वजह से, इन आर्ट्रियोल की वजह से ही बेसिकली ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर डेवलप होता है और उस प्रेशर की वजह से ब्लड फिल्टर होकर कहाँ आ जाता है? बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है. लेट्स सी हाउ. कहते हैं कि जो एफेरेंट आर्ट्रियोल का डायामीटर होता है वो हाफ होता है एज़ कम्पेयर टू द ईफेरेंट आर्ट्रियोल. ठीक है, जब डायामीटर में डिफरेंस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? ग्लोमेरुलस के अंदर हाई प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा. कैसे? एफेरेंट आर्ट्रियोल एज यू कैन सी इन द डायग्राम, इसका जो डायामीटर है वो ज़्यादा है और जो हमारे पास ईफेरेंट आर्ट्रियोल होती है इसका डायामीटर कम होता है. अब इन डायामीटर के डिफरेंस की वजह से इस ग्लोमेरुलस के अंदर क्या डेवलप कर जाता है? प्रेशर डेवलप करता है. कैसे? ये जो डायामीटर होता है और प्रेशर होता है, यानी वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशनशिप होता है ये एक दूसरे के साथ क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन होता है. अगर आप प्रेशर को इंक्रीज़ करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करोगे तो प्रेशर कम हो जाएगा. ठीक है, और प्रेशर को कम कर दोगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, ये बेसिक हमारे पास केमिस्ट्री का लॉ है. तो अब जब एफेरेंट आर्ट्रियोल से, ठीक है, क्योंकि इसका डायामीटर ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ हम वॉल्यूम का डायामीटर किससे कंपेयर कर रहे हैं? इसका डायामीटर ज़्यादा है तो यहाँ पे ब्लड क्या होगा? जब डायामीटर ज़्यादा होगा प्रेशर कम हो जाएगा. और ईफेरेंट आर्ट्रियोल का डायामीटर कम है, ठीक है, तो जब डायामीटर कम हुआ प्रेशर क्या हो गया? ज़्यादा हो गया. तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर क्या है? कम है ब्लड का. तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या हो गया कि ये प्रेशर डिफरेंस क्या करता है? यहाँ से ग्लोमेरुलर की कैपिलरीज में से ब्लड फिल्टर होके कहाँ आ जाता है? इसके अंदर, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर. ठीक है, तो प्रेशर कैसे बिल्ड हुआ? आर्ट्रियोल के डायामीटर्स में डिफरेंस होने की वजह से प्रेशर बिल्डअप होता है. और जब डायामीटर के डिफरेंट होने से प्रेशर डिफरेंस आएगा तो उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से इन कैपिलरीज क्योंकि पोरस स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो इन कैपिलरीज में से ब्लड जो है सीप आउट करके कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा. एज यू कैन सी, यहाँ से कैपिलरीज में से ब्लड कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है. अच्छा, अब होता ये है कि ये जो ब्लड है ये इसको जो कि फ़िल्टर होके यहाँ आ गया है, बोमेन कैप्सूल के अंदर आ गया है,
इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है. व्हाट इज़ कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. द ब्लड or the plasma that passes from glomerular capillaries, that comes into from glomerular capillaries into the Bowman capsule, that is called as glomerular filtrate. इस फिल्टर्ड फ्लूइड को, ठीक है, जो कि ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल में आ चुका है, या हम यूँ भी कह सकते हैं फिल्टर्ड फ्लूइड जो कि बोमेन कैप्सूल में मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. और बोमेन कैप्सूल के अंदर 20% प्लाज्मा जो होता है ना, वो फ़िल्टर हो जाता है. यानी हर दफ़ा जब ब्लड आता है किडनी के अंदर, उसका जो 20% प्लाज्मा है वो फ़िल्टर होके कहाँ पे आ जाता है? बोमेन कैप्सूल में आ जाता है. अच्छा, अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, ये कैसे गुजर के आता है बोमेन कैप्सूल में से? इसका पाथवे ये होता है कि इसने कैपिलरीज़ की एंडोथीलियम में से भी जाना है. एंडोथीलियम से मुराद ये कैपिलरीज़ जिस मेम्ब्रेन से बनी होती है उसको हम एंडोथीलियम कहते हैं, ठीक है. एंडोथीलियम इज़ द लेयर ऑफ द कैपिलरीज़. और इस एंडोथीलियम के अंदर, ये कैपिलरीज़ के लेयर्स के अंदर पोर्स होते हैं, जिन पोर्स में से ब्लड सीप आउट करता है इनटू द बोमेन कैप्सूल. अच्छा, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स ऑफ द कैपिलरीज से भी गुजरना है. एंडोथीलियम के नीचे, अगर ये हमारे पास एंडोथीलियम है तो उसके नीचे एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इसको हम बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं. जैसे आप प्याज छीलो तो प्याज की एक आउटर लेयर होती है और उसके नीचे एक पतली सी झिल्ली टाइप होती है, इसको हम इस तरह से इसको यहाँ पे कंपेयर करें तो ये क्या कहलाएगी? ये जो अंदर थिन मेम्ब्रेन होगी, दैट इज़ कॉल्ड एज बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कैपिलरीज से भी गुजरेगा और एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में से भी ये ब्लड गुजरेगा, ये फिल्ट्रेट गुजरेगा, और फिर बोमेन कैप्सूल की एंडोथीलियम को, यानी उसकी आउटर मोस्ट लेयर को क्रॉस करता हुआ कहाँ पे आ जाएगा? इस कप शेप स्ट्रक्चर बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाएगा, ठीक है. अच्छा, अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है जो कि बोमेन कैप्सूल में आ चुका है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है? इसकी कॉम्पोजिशन वही होती है जो कि ब्लड प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन होती है, सवाए इसके कि इसमें प्रोटीन्स नहीं होती और ब्लड सेल्स नहीं होते हैं, ठीक है. नॉर्मली जो है प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स जो हैं वो कैपिलरीज़ में से पास नहीं होते, तो इस प्लाज्मा के अंदर ये जो फिल्टर्ड फ्लूइड है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, बाकी सब कुछ मौजूद होगा जो हमारे ब्लड में मौजूद होता है, एक्सेप्ट इसके अंदर प्रोटीन्स नहीं होती हैं, ब्लड सेल्स. ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है. क्यों प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स जो हैं वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में नहीं पाए जाते? इस वजह से कि ये जो कैपिलरीज़ होती हैं इनके पोर्स का साइज़ जो है वो स्मॉल होता है. इसमें से वही चीज़ गुजर सकती है जिसका साइज़ क्या होगा? स्मॉलर होगा. लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल्स यहाँ से पास आउट नहीं हो सकते. प्रोटीन्स एट द लार्ज साइज़ मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स यहाँ से नहीं गुजर सकते, ब्लड सेल्स यहाँ से नहीं गुजर सकते. इसलिए ब्लड सेल्स और जो प्रोटीन्स होते हैं वो ब्लड के अंदर ही रह जाते हैं. बाकी जो सब्सटेंसेस हैं वो फ़िल्टर होके कहाँ पे आ जाते हैं? सारे बोमेन कैप्सूल के अंदर आ जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं. अब इसमें क्या क्या मौजूद होता है फिल्ट्रेट के अंदर? उसमें ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाइटामिन्स, आयंस, नाइट्रोजनस वेस्टेज, हार्मोन्स एंड वाटर, सब कुछ मौजूद होता है. सिर्फ क्या नहीं होता? प्रोटीन्स नहीं होते और रेड ब्लड सेल्स या जो ब्लड सेल्स हैं वो मौजूद नहीं होते. तो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट स्टेप विच इज़ कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कि किसके अंदर होता है? ग्लोमेरुलस के अंदर, बोमेन कैप्सूल के अंदर होता है, यानी रेनल कॉर्पसल ऑफ द नेफ्रॉन के अंदर होता है. और ये किस वजह से होता है? ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अंडर हाई प्रेशर होती है. और प्रेशर कैसे बनता है? एफेरेंट और ईफेरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर के डिफरेंस की वजह से प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से चीज़ें फ़िल्टर होके ग्लोमेरुलस से कहाँ आ जाती हैं? बोमेन कैप्सूल के अंदर. और इस फिल्टर्ड फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं. अच्छा, अब ब्लड फ़िल्टर हो गया, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आ गया बोमेन कैप्सूल के अंदर. अब इस बोमेन कैप्सूल से ये जो फिल्ट्रेट है ये कहाँ जाएगा? किसके अंदर? रेनल ट्यूब्यूल के अंदर, जो कि सेकेंड पोर्शन है नेफ्रॉन का. कहता है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से 125 ml ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है पर मिनट, ठीक है. यानी 1 मिनट के अंदर जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है ग्लोमेरुलस से बोमेन कैप्सूल में फिल्ट्रेट आता है तो 125 ml जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है 1 मिनट में. इसका मतलब पर डे 180 लीटर्स जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है. और इस 100 किडनीज आर परफॉर्मिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क, राइट. सो किडनी इज़ अ वेरी वाइटल ऑर्गन फॉर द अस. इतना ज़्यादा ब्लड जो है वो उसको क्या कर रही हैं? पर डे फ़िल्टर कर रही हैं और हमें जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनके टॉक्सिक इफेक्ट से बचा रही हैं. अच्छा, अब ये जो 125 ml पर मिनट प्रोड्यूस होता है फिल्ट्रेट, ठीक है, इसमें से 124 ml जो होता है वो एवरेज रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है. दैट मीन्स कि सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करनी पड़ेगी. सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि ये रीअब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? कि जब हमें, अब देखें, अभी हमने देखा था कि जब फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हुआ बोमेन कैप्सूल के अंदर तो उसकी कॉम्पोजिशन में सब चीज़ें थी, अमाइनो एसिड, हार्मोन्स, वाइटामिन्स, ठीक है, इसी तरह वाटर है, सॉल्ट्स हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा का हिस्सा हैं.
तो बॉडी कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ को जो कि हमारे लिए ज़रूरी हो वेस्ट नहीं होनी देती, बॉडी से जाने नहीं देती। यानी कि सेकंड स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें जो कि ब्लड प्लाज्मा से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का हिस्सा बन चुकी हैं उन सब को हमें रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है, रीअब्जॉर्ब मीन्स दोबारा से अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और ये जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है ये बहुत सेलेक्टिव होता है, यानी बहुत चूज़ी होता है। डिफरेंट जो ट्यूब्यूल्स होती हैं उनके अंदर डिफरेंट चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है। दैट्स वाई दिस स्टेप इज़ कॉल्ड एज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। इसको बाज़ औक़ात ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी जो रीअब्जॉर्प्शन है ट्यूब्यूल्स के अंदर होती है, रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, नेफ्रॉन की डक्ट्स के अंदर। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन भी इसको कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन या सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, तो दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, यहाँ पे जितने भी यूज़फुल सब्सटेंसेस होंगे इन सबको क्या किया जाएगा, रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। अब क्योंकि पहला जो हमारे पास पार्ट होता है रेनल ट्यूब्यूल्स का वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन कितनी होती है और क्या क्या चीज़ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्ब होती है। 80% जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यानी कि मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन होती है सब्सटेंसेस की, वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमने पढ़ा था ब्रश बॉर्डर होता है माइक्रोविलाई का, जिसकी वजह से रीअब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर जाता है रीअब्जॉर्प्शन के लिए। उस वजह से 80% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाइटामिन्स, हार्मोन्स, ये सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। और एक MCQs है, 100% ग्लूकोज की कितनी एब्जॉर्प्शन होती है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। ग्लूकोज 100% जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए एनर्जी सोर्स है और हम कभी भी एनर्जी सोर्स को बॉडी से रिलीज़ नहीं होने देंगे। हाँ, जब डायबिटीज़ की कंडीशन होती है, जब बॉडी में ग्लूकोज एक्सेसिव कंडीशन के अंदर है, उस सूरत में ग्लूकोज यूरिन के अंदर रिलीज़ आउट होता है, रीअब्जॉर्ब नहीं होता। अदरवाइज़ नॉर्मल पर्सनस के अंदर 100% ग्लूकोज की रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की हो जाती है। बाकी 80% जो सब्सटेंसेस हैं वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिनमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाइटामिन्स, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। 80% ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर भी यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन जो 20% रह गया है वो भी हमारी बॉडी जाने नहीं देती, सॉल्ट्स को और वाटर को। उसकी रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगी, सेकेंड पार्ट ऑफ दी रेनल ट्यूब्यूल्स दैट इज़ कॉल्ड एज लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले का काम क्या है, इसने वाटर को कंजर्व करना है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन ही लूप ऑफ हेनले का बेसिक काम होता है। अब ये रीअब्जॉर्प्शन या मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स लूप ऑफ हेनले के अंदर कैसे की जाती है, हमने पढ़ा था। इट्स अ लूप लाइक स्ट्रक्चर। इसके अंदर दो लिम्स होती हैं, एक होती है डिसेंडिंग लिम्ब और एक होती है असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों लिम्स की जो परमिबिलिटी है, परमिबिलिटी से मुराद ये है क्या चीज़ें इनसे बाहर जा सकती हैं, इसको हम परमिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो चैनल्स हैं, जो पोर्स हैं, उनकी परमिबिलिटी डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्स की दोनों से एक दूसरे से डिफरेंट है। लेट्स सी, असेंडिंग लिम्ब जो है वो इम्परमिएबल है वाटर से। ये वाली जो लिम्ब है इसमें से पानी बाहर नहीं जा सकता, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं जा सकता, इसमें से पानी बाहर नहीं जा सकता, सॉल्ट्स जा सकती हैं, ये परमिएबल है सॉल्ट्स को। ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट्स क्या होंगी, फिर एक्टिवली अब्जॉर्ब हो रही होंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो प्लाज्मा होगा वो कंसनट्रेटेड होगा, क्योंकि अंदर सॉल्ट्स होंगी। ठीक है, ये सॉल्ट्स जो होंगी वो बाहर जा रही होंगी। बेसिकली ऐसा है कि यहाँ पे जो असेंडिंग लिम्ब है वो इम्परमिएबल है वाटर को, यहाँ से पानी नहीं रिलीज़ हो सकता, लेकिन ये सॉल्ट्स को परमिएबल है, यानी सॉल्ट्स यहाँ से बाहर जा रही होंगी। ठीक है, जब सॉल्ट्स यहाँ से बाहर जाएंगी तो जो ब्लड प्लाज्मा होगा, यहाँ पे हमारे पास ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, सॉल्ट्स के बाहर जाने की वजह से प्लाज्मा क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पे फ्लूइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। इसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो डाइल्यूट होगा, ये जो ब्लड प्लाज्मा है ये क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम डिसेंडिंग लिम्ब को देखेंगे तो ये हाईली परमिएबल है वाटर को, यानी यहाँ से वाटर बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा होगा, और सॉल्ट्स को ये इम्परमिएबल है, यहाँ से सॉल्ट्स बाहर नहीं जा सकती। जब यहाँ से सॉल्ट्स बाहर नहीं जा सकती, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिम्ब होगी यहाँ पे, क्योंकि वाटर जा रहा है तो यहाँ पे जो होगा ये यहाँ पे कंसनट्रेटेड बन जाएगा फिल्ट्रेट। ठीक है, फिल्ट्रेट जो होगा वो कंसनट्रेटेड हो जाएगा, और जो ब्लड प्लाज्मा होगा इस साइड पे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डाइल्यूट, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा जा रहा होगा कहाँ पे, बाहर की साइड पे ब्लड वेसल्स की तरफ। पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज होती है ना इसके गिर, वहाँ की हम बात करें, ये इस तरह से दोनों पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, यहाँ से सॉल्ट्स जा रही हैं और यहाँ से क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है। दैट मीन्स कि इन दोनों की परमिएबिलिटी डिफरेंस की वजह से जब हम इनको कंपेयर करें एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पे प्लाज्मा क्या है, यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है, और यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या है,
डाइल्यूट है, तो दोनों इस लूप के बीच में क्या बन गया, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन गया। और ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट यहाँ पे जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज हैं उनके साथ भी बन गया है। यहाँ पे अगर डाइल्यूट इन्वायरमेंट है तो प्लाज्मा के अंदर यानी ब्लड प्लाज्मा में वेसल्स के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो डाइल्यूट है। यहाँ पे अगर डाइल्यूट है सेंडिंग लिम्ब में, तो यहाँ ब्लड प्लाज्मा क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन गया, जो डिफरेंस क्रिएट हो गया है ब्लड प्लाज्मा में और लिम्स के अंदर, टिब्यूल्स के अंदर या लिम्ब के अपने अंदर भी, इसकी वजह से क्या होता है कि मैक्सिमम रिटेंशन ऑफ वाटर होती है, मैक्सिमम वाटर कंजर्व होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई लूप ऑफ हेनले क्या करती है, वाटर को कंजर्व करती है और मैक्सिमम इंश्योर करती है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को। क्योंकि जब यहाँ पे डाइल्यूट इन्वायरमेंट होगा, यहाँ कंसनट्रेटेड होगा, ठीक है, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा। और जब यहाँ पे डाइल्यूट इन्वायरमेंट होगा, प्लाज्मा कंसनट्रेटेड होगा, ठीक है, तो तब भी क्या हो रहा होगा, यहाँ पे पानी ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा, यहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो रही होंगी, दोनों के किसकी वजह से, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के डिफरेंस की वजह से। इस सिस्टम को जो कि एग्जिस्ट करता है लूप ऑफ हेनले के अंदर, जिसमें परमेबिलिटी डिफरेंस की वजह से ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन जाता है लूप ऑफ हेनले में, इसको हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम कहते हैं। सो देयर एग्जिस्ट अ काउंटर करंट से मुराद ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रहा है दो लूप ऑफ हेनले की लिम्स के बीच में, लूप ऑफ हेनले की दो लिम्स के बीच में काउंटर करंट या ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का डिफरेंस है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन मल्टीप्लाई हो रही है, यानी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रही है ड्यू टू द डिफरेंस इन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज काउंटर करंट मल्टीप्लायर system that is involved in the maximum reabsorption of water and salts in the loop of Henle due to the difference in osmotic gradient is called as counter current multiplier system, and that system results in reabsorption of a lot of water and solutes. Okay, then we have distal convoluted tubule, the third portion of the renal tubules. डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल का रीअब्जॉर्प्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता, इसका ऑस्मो रेगुलेटरी रोल होता है। ऑस्मो रेगुलेटरी रोल से मुराद ये है, ये ऑस्मो रेगुलेशन करता है सॉल्ट बैलेंस, या यूँ कह लें कि बैलेंस या मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट करता है। कैसे, या वेस्ट प्रोडक्ट्स को क्या कर रहा होता है, रिमूव करने में हेल्प आउट कर रहा होता है, जो एक्सेसिव चीज़ें हैं उनको रिमूव आउट करने में। ये ब्लड पीएच को कंट्रोल करता है हाइड्रोजन आयंस को सिक्रीट करके। ठीक है, सिक्रीशन कैसे होती है और क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे लास्ट स्टेप ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन के अंदर, विच इज़ कॉल्ड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तो इसका रीअब्जॉर्प्शन से कोई ताल्लुक नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती। उसके बाद हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट्स आती हैं, जो कि लास्ट पार्ट है रेनल ट्यूब्यूल का। कलेक्टिंग डक्ट्स नॉर्मली जो होती हैं वो इम्परमिएबल होती हैं, यानी कि यहाँ पे वाटर चैनल्स नहीं होते हैं, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, मतलब इसमें से वाटर और सॉल्ट रीअब्जॉर्ब नहीं होती हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस। लेकिन जब पानी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो और हमें पानी को कंजर्व करना हो, तो उस वक्त एक हार्मोन रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर लोब से, जिसको हम क्या कहते हैं, ADH कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज़ होता है। जब ये हार्मोन रिलीज़ होता है तो ये क्या करता है, कलेक्टिंग डक्ट्स में चैनल्स होते ज़रूर हैं, ठीक है, लेकिन वो वाटर चैनल्स बंद होते हैं नॉर्मली। ठीक है, इसके अंदर ऐसे चैनल्स होते हैं लेकिन ये चैनल्स जो हैं ये बंद होते हैं। अब जब ये बंद होते हैं, जब इसके ऊपर ADH आके एक्ट करता है तो ADH की वजह से ये चैनल्स क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, और उनकी वजह से जब ये ओपन होंगे तो ये वाटर को क्या करेगा, वाटर मूव आउट करना शुरू हो जाएगा, फिल्ट्रेट्स अलाउज वाटर टू मूव आउट ऑफ द फिल्ट्रेट। ठीक है, फिल्ट्रेट से बाहर आना शुरू हो जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो जब एक्सेसिव रीअब्जॉर्प्शन करनी होती है हमें, यानी कि वाटर की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो और हमें यूरिन वॉल्यूम को कंसनट्रेट करना हो, उस वक्त जो है वो ADH रिलीज़ होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, और उसकी वजह से कलेक्टिंग डक्ट्स के वाटर चैनल्स ओपन होते हैं, एंड देन कलेक्टिंग डक्ट भी रीअब्जॉर्प्शन का काम करती है। लेकिन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस कलेक्टिंग डक्ट का काम सिर्फ यूरिन को कलेक्ट करना है, एज इट्स नेम इंडिकेट, इसका रीअब्जॉर्प्शन से ताल्लुक नहीं होता। लेकिन वाटर डेफिशिएंसी में ये भी रीअब्जॉर्प्शन करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ओके, देन इट रिड्यूसेस यूरिन वॉल्यूम, यानी यूरिन वॉल्यूम को रिड्यूस करिए, कैसे, उसको बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड कर देती है और उसमें से पानी को मैक्सिमम क्या कर लेती है, रीअब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा, अब ये तो हो गई सारी रीअब्जॉर्प्शन, हमने हर चीज़ को क्या कर लिया, रीअब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में होती हैं और उन्हें हमें बॉडी से रिलीज़ करना होता है, या वो टॉक्सिक होती हैं या ब्लड पीएच को डिस्टर्ब करेंगी। लाइक ड्रग्स हम ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, तो हमारा लिवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई करने के बाद उन सब्सटेंसेस को, उन ड्रग्स को बॉडी से एलिमिनेट करना होता है। तो वो एलिमिनेशन कैसे होती है, थ्रू ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होती है। इसी तरह जो एक्सेसिव आइंस बन रहे होते हैं बॉडी में, हाइड्रोजन आइन हो गया, पोटाशियम आइन, उनको भी क्या किया जाता है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन से बॉडी के ज़रिए से रिलीज़ किया जाता है, बॉडी से रिलीज़ किया जाता है। अब ट्यूब्यूलर सिक्रीशन है क्या, ट्रांसफ़र ऑफ मटीरियल्स
थर्ड स्टेप है ना यूरिन फॉर्मेशन का, जो होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज टू रेनल ट्यूबुलर ल्यूमेन। पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज से अब हम ब्लड वेसल्स से कहाँ जा रहे हैं, ट्यूबुलर ल्यूमेन की तरफ। जब कैपिलरीज से ल्यूमन में ऑफ द ट्यूब्यूल्स, रेनल ट्यूब्यूल में चीज़ों को भेजा जाता है, रिलीज़ किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। कहाँ होता है, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स। ये हमारे पास डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल जो कि लूप ऑफ हेनले के बाद आती हैं, इनके गिर्द क्या होती हैं, ये पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज होती हैं। इन पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज में से अब जब चीज़ें जाएंगी कहाँ पे, इन ट्यूब्यूल्स के अंदर, डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। वी कैन अंडरस्टैंड इट एज बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन। क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन ये होता है कि ट्यूब्यूल्स में से हम, यानी फिल्ट्रेट में से ब्लड वेसल्स के अंदर, कैपिलरीज के अंदर जब हम पानी को वापस भेजेंगे या किसी भी सब्सटेंस को, तो ये क्या कहलाएगा, रीअब्जॉर्प्शन। लेकिन जब हम ब्लड वेसल में से किसी चीज़ को ट्यूब्यूल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वो बॉडी से रिलीज़ हो, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहेंगे। सो रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, ट्यूब्यूल से जब चीज़ें जाती हैं ब्लड वेसल्स में तो वो रीअब्जॉर्ब हो रही होती हैं क्योंकि वो हमारे ब्लड का हिस्सा बन रही हैं वापस। लेकिन जब ब्लड वेसल में से कोई चीज़ ट्यूब्यूल के अंदर जा रही है तो वो बॉडी से रिलीज़ होगी, ठीक है, वो यूरिन में शामिल होगी। इसको हम ट्यूब्यूलर सिक्रीशन कहते हैं। अच्छा, अब सिर्फ कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि इस प्रोसेस के ज़रिए से सिक्रीट होते हैं। वो सब्सटेंसेस या तो जो एक्सेस में होते हैं या जो हमारे लिए नेचुरल पॉइजन्स हैं, उनको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो सब्सटेंसेस सिक्रीट होते हैं उसमें हाइड्रोजन आइंस आ जाते हैं, पोटेशियम आइंस आ जाते हैं, ऑर्गेनिक आइंस होते हैं। ऑर्गेनिक आइंस जो हमारी बॉडी के लिए फ़ॉरन हो, जो कि हार्मफुल हो सकते हैं, उनको रिलीज़ आउट करना है। ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है, यानी और हाइड्रोजन आइंस को क्यों रिलीज़ किया जाता है, एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी, सेम फॉर द पोटेशियम आइन। ऑर्गेनिक आइंस एंड ड्रग्स वगैरह को क्यों, क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं तो हमें इनको बॉडी से रिलीज़ करना पड़ता है। अब क्या होगा, जब ट्यूबुलर सिक्रीशन हो गई, ठीक है, तो ये यूरिन कहाँ आ जाएगी, यूरिन बन गई। जो फिल्ट्रेट जो डक्ट से होने के बाद, ट्यूबुलर डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल से होने के बाद कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो चीज़ आ चुकी है, ये जो फिल्ट्रेट आ चुकी है, अब इसको हम क्या नाम देंगे, यूरिन का नाम देंगे। यहाँ से ये कलेक्टिंग डक्ट से यूरिटर्स को चला जाएगा यूरिन वहाँ से ब्लैडर में आएगी, वहाँ स्टोर होगी, एंड देन जब अर्ज टू यूरिनेट अराइज होगी तो ये क्या हो जाएगी, यूरेथ्रा से बॉडी के ज़रिए से, यूरेथ्रा के ज़रिए से बॉडी से रिलीज़ आउट हो जाएगी। जस्ट टू समराइज़ द होल डिस्कशन जो आज हमने पढ़ी है नेफ्रॉन के हवाले से। नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, नेफ्रॉन का फंक्शन है ब्लड को फिल्टर करना, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करना और यूरिन को प्रोड्यूस करना। ये जो यूरिन फॉर्मेशन होती है, हमने पढ़ा 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहले को कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, देन वी हैव ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है वो रेनल कॉर्पसल के अंदर होती है, और जो रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन के स्टेप्स होते हैं ये रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर होते हैं। यहाँ पे एफेरेंट एंड ईफेरेंट आर्टरियोल्स के डिफरेंस की वजह से, डायमीटर के डिफरेंस की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है ग्लोमेरुलस में, और उसकी वजह से ये जो ब्लड है ये फिल्टर होकर आ जाता है किसके अंदर, बोमेन कैप्सूल के अंदर, ठीक है। जब ये बोमेन कैप्सूल में आ गया तो ये क्या हो गया, अल्ट्रा फिल्टर्ड हो गया, यानी पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ब्लड की फिल्ट्रेशन हो गई। फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ से ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट अब वो कहलाएगा, ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है ये आ जाएगा बोमेन कैप्सूल से प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर। प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल से यहाँ पे हमारे पास सेकंड स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज़ रीअब्जॉर्प्शन। प्रॉक्सिमल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल में क्योंकि माइक्रोविलाई का ब्रश बॉर्डर होता है, ठीक है, तो जो मैक्सिमम सब्सटेंसेज हैं 80% ऑफ द प्लाज्मा यहाँ पे क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो जाती है। जो 20% बच गया वो लूप ऑफ हेनले के अंदर, ड्यू टू द डिफरेंस इन परमिएबिलिटी ऑफ द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब, यहाँ पे काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम बनेगा, यहाँ पे ऑस्मोटिक ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होगा, और उसकी वजह से क्या होगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, इन सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी मैक्सिमम। देन हमारे पास थर्ड आ जाता है डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे किसी किस्म की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती, बल्कि इन पेरीटिब्यूलर कैपिलरीज में से सब्सटेंसेस जो एक्सेस में हो, जो पॉइजनस हो, उनको क्या किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है इनटू द डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल, एंड फ्रॉम हियर दिस डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल passes द यूरिन इनटू द कलेक्टिंग डक्ट्स। कलेक्टिंग डक्ट्स नॉर्मली परमिएबल होती हैं, किसी किस्म की वाटर रीअब्जॉर्प्शन अंडर नॉर्मल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर नहीं करती, लेकिन इनके अंदर वाटर चैनल्स मौजूद होते हैं जो कि नॉर्मली बंद होते हैं। लेकिन अगर जब पानी की डेफिशिएंसी होती है उस वक्त ये वाटर चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक हार्मोन आके एक्ट करता है विच इज़ कॉल्ड एज ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन इन वाटर चैनल्स को ओपन करेगा तो यहाँ से भी पानी रिलीज़ होगा और रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, जिसकी रिजल्ट में यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाएगी। फाइनली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ने और कलेक्टिंग डक्ट्स ने जब ये यूरिन कलेक्ट की है तो यहाँ से यूरिन जाएगी पेल्विस में, पेल्विस से यूरीटर में, ठीक है, और यूरीटर से जाएगी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और ब्लैडर से फाइनली
यूरेथ्रा में जाएगी, ठीक है, और यूरेथ्रा से वो यूरिन जो होगी आउट ऑफ द बॉडी रिलीज हो जाएगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन. I hope you have understood it thoroughly. Try to read it from the book as well. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.